नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे पॉलिटिकल साइंस के बारे में। पॉलिटिकल साइंस का इकाई संख्या 2 चल रहा था, उसमें हमने पहला चैप्टर देख लिया था, जिसमें हम लोगों ने संविधान निर्माण से संबंधित जो तमाम प्रकार के जो भारत शासन अधिनियम आए, बेसिकली 1858, 1861 और उसके बाद में आप देखते हैं 1909, 1919, 1935, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जिसको कहते हैं, मार्ले मिंटो सुधार, ये सब मैंने आपको बताया। और साथ ही साथ में हमने आपको यह भी बताया था कि किस तरीके से क्रिप्स मिशन और कैबिनेट मिशन प्लान जो सब आया, इन सभी के बारे में मैंने डिस्कस कर लिया था और एक पृष्ठभूमि संविधान निर्माण की मैंने आपको समझा दी थी। आज का जो क्लास होगा उससे थोड़ा-सा आगे होगा। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, यानी संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ। संविधान सभा के निर्माण के बारे में हम चर्चा करेंगे। इकाई नंबर 2 का ये दूसरा चैप्टर है। बीए फर्स्ट सेमेस्टर में आप है, पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है, तो आपको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भारत का संविधान यानी इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ना होता है। बहुत ही बारीकी के साथ और तीव्र गति से बहुत ही कम समय में मैं इस चैप्टर को समझाने वाला हूँ। आप समझने का प्रयास कीजिए। संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ, इसको जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, भारत का संविधान कब लागू हुआ बेटा? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। भारत आजाद कब हुआ था? भारत आजाद हुआ है 15 अगस्त 1947 को। और 15 अगस्त 1947 से लेकर के 26 जनवरी 1950 के बीच में काफी समय मिला। इसी समय में संविधान का निर्माण किया गया। संविधान का निर्माण एक दिन में नहीं हुआ, बल्कि इसके लिए काफी लंबी प्रक्रिया का सामना करना पड़ा। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन समय लग करके तब जाकर के ये दुनिया का सबसे विशाल संविधान तैयार हुआ, जिसको हम भारत का संविधान कहते हैं। भारत का संविधान ना केवल किसी एक देश के संविधान से प्रेरित है, बल्कि दुनिया के सभी देशों के संविधान में जो अच्छी-अच्छी बातें थी, उनको ग्रहण किया गया। संविधान के स्रोत कहा जाता है, जैसे कि अगर बात करें हम, संविधान में कहाँ-कहाँ से क्या लिया गया, जैसे कि आयरलैंड से हमने नीति निर्देशक सिद्धांतों को लिया, हमने अमेरिका से मौलिक अधिकारों को लिया, हमने रूस से मौलिक कर्तव्यों को लिया। इस तरीके से हमने जो है दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया को अपनाया। ऑस्ट्रेलिया से हमने समवर्ती सूची को ग्रहण किया। ऐसे तमाम प्रकार के और संसदात्मक शासन व्यवस्था जो है लोकसभा, राज्यसभा, ये हमने ब्रिटेन से ही लिया। काफ़ी कुछ ब्रिटेन से लिया गया, चूँकि ब्रिटेन के ही लोग हम पर शासन कर रहे थे अभी तक। तो ब्रिटेन के संविधान से या ब्रिटेन से हमको बहुत कुछ मिला है। वहाँ से तमाम सारे नियम लिए गए, ख़ास करके जो भारत मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद में जब क्राउन के हाथों में शासन गया, तो 1935 का अधिनियम जब बन करके आता है, उसमें बहुत सारी धाराएँ थी। उन धाराओं में से कम 100 धाराएँ या तो हूबहू संविधान में ग्रहण कर ली गई, या तो उनमें कुछ चेंजमेंट किया गया था। और इस तरीके से संविधान का निर्माण केवल एक दिन की प्रक्रिया नहीं, एक लंबी प्रक्रिया थी, जो 2 साल 11 महीने 18 दिन लगा। इसमें बड़ी बहस हुई है, हर एक मुद्दे पर बहस हुई है, इसको लेकर के तमाम समितियाँ बनाई गई, उन सभी चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे। बहरहाल आज हम चर्चा करते हैं कि संविधान सभा जो बनी थी, वो कैसे बनी। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, परंतु इसका निर्माण एक दीर्घ और जटिल प्रक्रिया का परिणाम था। 1946 में गठित संविधान सभा इस ऐतिहासिक कार्य की धुरी रही। संविधान सभा जब बनी 1946 में, उसी संविधान सभा में तमाम सारे ऐसे लोग थे जो चर्चा करते थे क्या-क्या शामिल करना है, क्या नहीं शामिल करना है, सब चीज़ों पर। पहले हमने कैबिनेट मिशन योजना यानी 1946 का जो विस्तृत विवेचन ऊपर हमने किया, हमने देखा। अब हम आगे के चरणों में खास करके संविधान सभा की रचना कैसे हुई, सदस्य संविधान में कितने मतलब जो संविधान सभा थी उसमें सदस्य कितने थे, निर्वाचन प्रक्रिया समझेंगे कि संविधान सभा में जो सदस्य शामिल थे, वो सदस्य का निर्वाचन, उनका चुनाव कैसे होता था। तो जैसे 10 लाख की जनसंख्या पर एक व्यक्ति जो है जाता था संविधान सभा में, ऐसा सिस्टम था। प्रांतीय और रियासती प्रतिनिधित्व कितना था, यानी रियासत जो छोटे-छोटे राजा थे या महाराजा थे, उनको भी शामिल किया गया था संविधान सभा में। और तमाम प्रकार की समितियाँ बनी, जैसे कि ड्राफ्टिंग कमेटी से लेकर के तमाम प्रकार झंडा समिति और तमाम प्रकार की समितियाँ बनी। और प्रारूप समिति जिसको आप ड्राफ्टिंग कमेटी कहते हैं। प्रारूप समिति की अगर बात की है तो इसके जो अध्यक्ष थे बी आर अम्बेडकर जी थे, यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। तो इस तरीके से ये कैबिनेट मिशन प्लान के बाद में तमाम प्रकार की जो प्रक्रियाएं हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे, जिन्होंने संविधान निर्माण की धुरी को तैयार किया। संविधान सभा की रचना, हेडिंग डालिएगा संविधान सभा की रचना। कंपोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। सदस्य संख्या की बात करें तो टोटल मेंबरशिप इसमें कितने थे, संविधान सभा में कितने लोग काम करते थे, कितने लोग सदस्य थे। सबसे पहली बात, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल 389 सदस्य प्रस्तावित किए गए थे कि 389
सदस्य जो होंगे वो संविधान सभा में आएंगे। ठीक है, 292 सदस्य जिनमें से कौन होंगे, ब्रिटिश प्रांतों से चुने जाएंगे, ऐसे प्रांत जिन पर ब्रिटेन का कब्जा था, ब्रिटेन का शासन था। अब चूंकि वहां से हर एक प्रांत से एक एक प्रतिनिधि शामिल होगा, 292 प्रतिनिधि ऐसे हो गए ब्रिटिश प्रांतों से। 93 सदस्य ऐसे थे जो कि देसी रियासत, देसी रियासत मतलब क्या होता है, देसी रियासत मतलब कि ऐसे राजा जो कि अपने खुद के दम पर एक प्रकार से शासन चला रहे थे, अंग्रेजों से उनका कोई मतलब नहीं था, वो एक प्रकार से देसी राजा थे। जैसे तमाम प्रकार के राजा छोटे छोटे राज्य पर अपना शासन कर रहे थे, तो वो लोग भी इसमें प्रतिनिधि के रूप में शामिल किए गए, जिनको जरूरत मतलब कि जिनको लगा कि हाँ ये कुछ जनसंख्या को फॉलो करते हैं इस तरीके से। तो 93 सदस्य जो थे वो देसी रियासतों से लिए गए, राजे रजवाड़ों से लिए गए। 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से चुने गए और 4 सदस्य जो थे वो चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से, खास करके जैसे कि जो केंद्र शासित प्रदेश थे, दिल्ली हो गया, अजमेर है, कोहिमा और बलूचिस्तान, क्योंकि उस समय पाकिस्तान भी अपने अंडर में ही था। ठीक है, तो दिल्ली, अजमेर, कोहिमा और बलूचिस्तान, इन सभी इलाकों से एक एक सदस्य शामिल किए गए। चीफ कमिश्नरी कही जाती थी ये 4 इलाके, यहाँ से भी 4 सदस्य को शामिल किया गया। परंतु हुआ क्या इसमें कि देसी रियासत जो थी, जो 92 देसी रियासत थे, उन लोगों के कई प्रतिनिधि प्रारंभिक दौर में नहीं आए। उन लोगों ने इसमें संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया, इसमें शामिल होने से कतराए। उनको लग रहा था कि संविधान सभा में अगर जाएंगे तो हो सकता है हमारी भी सत्ता हमसे छिन जाए और इन लोगों के हाथों में चली जाए, तो बहुत सारे लोग नहीं आए। इसीलिए पहले अधिवेशन जो हुआ था 9 दिसंबर 1946 में अधिवेशन हुआ था। 9 दिसंबर 1946 में अधिवेशन हुआ, उसमें कुल मिलाकर के 207 सदस्य उपस्थित थे, बाकी सदस्य इसमें नहीं आए थे। विभाजन के बाद क्या हुआ कि मतलब फिर पाकिस्तान और भारत का विभाजन हो जाता है। विभाजन जब हुआ, कब हुआ, 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान का विभाजन भी हो जाता है। पाकिस्तान अलग होने पर कुल सदस्य संख्या जो हो गई वो घट जाती, क्योंकि पाकिस्तान के जो मेंबर्स थे, पाकिस्तान के जो प्रतिनिधि थे, वो पाकिस्तान में चले जाते हैं, उनका अलग संविधान सभा बनती है। तो अलग जब बंटवारा हो जाता है तो सदस्य संख्या जो 389 थी 299 घट करके रह जाती है, और फिर उसके बाद में दूसरी संविधान सभा बनती है, फिर उसमें जो है शामिल किया जाता है भारत की अपनी संविधान सभा। निर्वाचन प्रक्रिया कैसी होती है, तो संविधान सभा की सदस्य संख्या को आपने देखा कि किस तरीके से मतलब की सदस्य संख्या थी। ठीक है, अब अगला जो आपका हेडिंग है, निर्वाचन प्रक्रिया, कैसे चुनाव होता था इन लोगों का, इलेक्शन प्रोसेस क्या था। जैसे जो सदस्य आते थे 292 हुए या फिर 389 जो सदस्य थे या जो रियासतों से थे, चीफ कमिश्नरी से थे, उनका चुनाव कैसे होता था, किन आधारों पर होता था। देखिए, संविधान सभा के सदस्य प्रत्यक्ष जनता के द्वारा नहीं चुने जाते थे, यानी जनता इनको वोट नहीं देती थी। जैसे आजकल क्या है, सांसदीय का चुनाव होता है, हम लोग वोट जो है वो देते हैं सांसद को। तो सांसद हमारे इधर कैसे कि मान लेते हैं गोंडा में मैं रहता हूँ, तो गोंडा के इलाके में जो है लड़ते हैं राजा भैया कीर्तिवर्धन सिंह। कीर्तिवर्धन सिंह जो है गोंडा के सांसद है। गोंडा में केवल एक ही लोकसभा नहीं, गोंडा में बल्कि कैसरगंज भी आ जाता है। तो कैसरगंज जो है उसके कौन है, उसके लोकसभा के सदस्य सांसद कौन है कैसरगंज के, पहले ब्रिजभूषण शरण सिंह हुआ करते थे, अब उनके पुत्र प्रतीक भूषण है। तो कहीं ना कहीं पे ऐसे ही हर एक क्षेत्र में सांसद होते हैं, तो इनको जनता चुनती है। लेकिन ऐसे चुनाव नहीं था पहले, जो कि अब क्या था, इन लोगों को एक एक व्यक्ति को जो बढ़िया होते थे उनको छांट करके ले लिया जाता था, ठीक है, प्रतिनिधि के रूप में। बल्कि प्रांतीय विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, जो प्रांतों में निर्वाचित सदस्य, जैसे प्रांत तमाम सारे बटे हुए थे, जो ब्रिटिश प्रांत थे उनमें जो निर्वाचित सदस्य थे, जो कि मतलब कि उनके विधानसभाओं में उनके द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव होता था। यानी कि मानते जैसे कि विधानसभा है, विधानसभा में 100 लोग हैं, अब उन 100 विधानसभा के लोगों में से किसी एक विधानसभा के सदस्य को इन्हीं 100 लोग वोट करते थे। जो भी लड़ना, हमारे तो 2 लोग लड़ रहे हैं ए और बी, कि हमको जो है संविधान सभा का सदस्य बनना है, तो इन 100 लोगों में से 2 व्यक्ति लड़ रहे हैं, तो इनको मान लेते कि जो है अगर जो है 60 लोग ने एक वोट दिया और मान लेते हैं कि जो है 38 लोगों ने इनको दिया, बी लोगों को, इस तरह चूंकि 98 ही तो बचेंगे, क्योंकि 2 इसमें कम हो जाएंगे, कुल मिलाकर के तो ए वाला जो व्यक्ति होगा वो विजयी हो जाएगा, और यह व्यक्ति जो है जाकर के संविधान सभा में भाग लेगा। ये व्यक्ति जिसको संविधान मतलब की जो प्रांतीय विधानसभा है वहां का जो विधायक है, सांसद है, वो अपने में से ही एक व्यक्ति को चुनेगा जो कि हमारा प्रतिनिधित्व करेगा। तो इस तरीके से चीजें की जाने लगी। तो प्रांतीय विधानसभाओं से चुन करके उसको भेजा गया ताकि संविधान सभा में जाकर के अपनी बातों को रख पाए, अपने क्षेत्र की चीजों को, संकट को रख पाए, समस्याओं को बता पाए। प्रत्येक प्रांत को उसकी जनसंख्या के आधार पर सीटें दी गई, जैसे कि 1 सीट प्रति 10 लाख जनसंख्या पर, यानी कि 10 लाख जनसंख्या अगर उस किसी एरिया में है तो उस एरिया से एक व्यक्ति जो होगा वो संविधान सभा में जाएगा।
प्रतिनिधित्व तो सामुदायिक और प्रांतीय अनुपात के आधार पर किया गया, जैसे कि सामान्य वर्ग, मुस्लिम वर्ग, सिख वर्ग, सभी से लोगों को शामिल किया गया। मतदान यानी वोट डालने की बात की तो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट यानी कि एकल संक्रमणीय मत पद्धति का प्रयोग करके ये व्यवस्था की गई। जैसे राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो हम लोग राष्ट्रपति को वोट नहीं देते हैं, जो विधानसभा और लोकसभा के सदस्य होते हैं वही राष्ट्रपति को चुनते हैं। तो एकल संक्रमणीय मत पद्धति सिंगल ट्रांसफरेबल वोट प्रणाली से वोट किया गया। इसका उद्देश्य था कि सभा में सभी वर्गों और सभी समुदाय यानी कि सभी कम्युनिटी के लोग, सभी सभा के लोग, सभी वर्ग के लोग जो है आवाज जो है शामिल हो सके संविधान सभा में, ताकि सभी चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी हो, सभी अपनी-अपनी बात को कह पाएँ। हर एक एरिया से व्यक्ति आए और हर एक एरिया की समस्याओं को जो है संविधान सभा के समक्ष रखे और उस पर चर्चा करके संविधान में उन चीजों को शामिल किया जाए। इस तरीके से संविधान सभा का गठन किया गया था। संविधान सभा की अगर बात की तो प्रांतीय और रियासती प्रतिनिधित्व की अगर बात की तो प्रांत और रियासत क्या थी इसमें? देखिए ब्रिटिश प्रांत जो थे खास करके उस समय जिन पर ब्रिटेन का कब्जा था उसमें बिहार का पूरा इलाका, बंगाल का पूरा इलाका, बंबई का पूरा इलाका, मद्रास यानी चेन्नई का संयुक्त प्रांत तमाम सारे थे, पंजाब, तो इन सभी से निर्वाचित सदस्य जो थे वो आए थे। देसी रियासतों में खास करके जैसे हैदराबाद देसी रियासत थी, वहां पर अपना स्वयं का हैदराबाद का निजाम था, ठीक है। मतलब कि हैदराबाद जूनागढ़ के निजाम, हैदराबाद के जो और क्या नाम हैदराबाद का भी ऐसे एक मुस्लिम शासक था। कश्मीर के राजा हरि सिंह, जयपुर, ग्वालियर जैसे तमाम प्रकार की रियासतें थी, इन सभी को नामांकन भेजा गया था नामांकित प्रतिनिधि के रूप में कि ये सब लोग जो है शामिल होंगे, क्योंकि ये बड़ी रियासतें थी, इनका दबदबा अपने स्तर पर था, ठीक है। तो चीजें बाद में आप देखते जूनागढ़ और हैदराबाद और कश्मीर के जो है लोग ये शासक नहीं मानते। जब भारत देश आजाद भी हो जाता है तब भी ये लोग शामिल होने के लिए इनकार करते हैं। फिर जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने तमाम प्रकार की दिमाग लगा करके इन सभी को मिला लिया। प्रारंभ में रियासतों का सहयोग कम मिला, पर स्वतंत्रता के बाद इनका प्रतिनिधित्व भी जो है बढ़ता चला गया और इस तरीके जब स्वतंत्रता मिल गई, अंग्रेज यहाँ से जाने लगे तो फिर भारत में भी लोग शामिल होने लगे। इस प्रकार संविधान सभा वास्तव में संपूर्ण भारतीय समाज का एक दर्पण बनी और इस तरह के संविधान सभा ने एक खाका तैयार किया जिसको आज हम संविधान के रूप में जानते हैं, ठीक है। अब संविधान सभा की समितियां कुछ सारी बनाई, कमिटीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, समितियां कुछ ऐसी बनी जिन्होंने संविधान सभा में भाग लेकर मतलब संविधान सभा के नियम कायदे को बनाया, संविधान में जो नियम कायदे थे या संविधान को आगे बढ़ाने के लिए संविधान कैसे बनेगा इस पर काम किया। देखिए संविधान निर्माण का कार्य अत्यंत विशाल काम था, बहुत बड़ा काम था, कोई छोटा काम तो था नहीं कि संविधान को ऐसे बना दिया गया हो। इसके लिए बड़ा लंबा प्रोसेस था, इसलिए इसे विभिन्न समितियों खास करके विभाजित किया गया कई कमेटी में। कुल मिलाकर के 22 प्रमुख समितियों का गठन इसमें किया गया था। संविधान निर्मात्री सभाओं में 22 समितियां बनाई गई थी कुल मिलाकर के, जिनको हम दो भागों में बांट करके पढ़ सकते हैं। पहले वे समितियां जो संचालन और कार्य संपादन संबंधी समितियां थी, ठीक है, जो संचालन कर रही थी, कार्य संपादन कर रही थी, जैसे कि स्टीयरिंग कमेटी थी। स्टीयरिंग कमेटी के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जो भारत के पहले राष्ट्रपति बनते हैं राजेंद्र प्रसाद, और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में इनको चुना जाता। संविधान सभा का लीडरशिप यही कर रहे थे बाबू राजेंद्र प्रसाद, बड़े विद्वान थे, हिंदी के भी बड़े अच्छे जानकार थे। सभा की बैठकें बुलाना हुआ, कार्य सूची तय करना हुआ, ये सब जो है ये स्टीयरिंग कमेटी संभालती थी। तो स्टीयरिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ध्यान रखिएगा। अगली कमेटी थी फाइनेंस और स्टाफ कमेटी, वित्त और कर्मचारियों से जुड़े हुए कार्य जो होता था ये कमेटी करते थी, यानी कि पैसा रुपया किसको कैसे देना है, कैसे मैनेज करना है, ये सब चीजें फाइनेंस और स्टाफ कमेटी देखती थी, ठीक है। और दूसरी कमेटी थी आपकी, वो थी विषय विशेष समितियां, सब्जेक्ट कमेटी, जो ये बनाती थी दूसरी टाइप की। पहली थी संविधान पर सलाह समिति। संविधान पर सलाह समिति की बात की जाए यानी एडवाइजरी कमेटी, जो कि एडवाइस देती थी फंडामेंटल राइट्स माइनॉरिटीज के लिए। इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, ठीक है। मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक अधिकार और जनजातीय क्षेत्रों के बारे में ये बताते थे, ये लोग रिसर्च करते थे, ठीक है। और अगली समिति बनी आपकी संघ संविधान समिति। संघ संविधान समिति यानी यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। संघीय ढांचा की बात, केंद्र राज्य संबंधों पर चर्चा ये समिति किया करती थी। अगली समिति थी संविधान निर्मात्री सभा में प्रांत समिति, ठीक है, प्रोविंशियल कमेटी। इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, प्रांतीय शासन व्यवस्था को मैनेज करते थे। आप देखते सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष कहे जाते हैं और इनको जर्मनी मतलब भारत का बिस्मार्क कहते हैं, क्योंकि जर्मनी में जो काम बिस्मार्क ने किया था वही काम सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने भारत में किया। पूरे भारत को जो कि छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था
565 छोटी बड़ी रियासतें थी उस समय जब देश आजाद हुआ, उन सभी को मिलाने का काम केवल एक व्यक्ति ने किया, उसका नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्होंने बड़ा काम किया इसके लिए। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल बहुत ही महान व्यक्ति थे। अगर मतलब संविधान मतलब कि यही जो है वो बनते, क्या नाम है, जवाहरलाल नेहरू के स्थान पर अगर जनता चुनती तो पीएम यही बनते। ठीक है, इतना दबदबा इनका था। बहुत ही जो है धीर व्यक्ति थे, बहुत ही जबरदस्त तरीके से काम किया करते थे। और अगली समिति जो थी वो थी मसौदा समिति, यानी ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसको आप कह सकते हैं प्रारूप समिति। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संपूर्ण संविधान का अंतिम प्रारूप तैयार करने के लिए इनको कहा गया था। संविधान निर्माण किसी एक व्यक्ति के द्वारा नहीं किया गया है, बल्कि संविधान निर्माण में तमाम प्रकार की समितियां बनी और तमाम प्रकार के लोगों ने बहुत दिन तक जो है चर्चा पर चर्चा करी। 2 साल 11 महीने 18 दिन तक संविधान सभाओं में चर्चा पर चर्चा होती रहती थी, हर एक मुद्दे पर चर्चा होती थी। किसी एक व्यक्ति के द्वारा संविधान का निर्माण नहीं किया गया है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का निर्माण किया। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भूमिका जो रही बाबा साहेब की ही रही है। ठीक है, लेकिन और भी लोगों ने समितियों के माध्यम से तमाम काम किया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उस सभा के अध्यक्ष थे जहां पर चर्चा हुआ करती थी किन किन मुद्दों को। जैसे एक बार की बात है, हिंदवी और हिंदी को लेकर के बड़ा चर्चा हुआ। सॉरी, हिंदुस्तानी और हिंदी, हिंदी भाषा को शामिल किया जाए, हिंदुस्तानी को। हिंदुस्तानी मतलब कि जो उर्दू और अरबी फारसी के शब्दों को भी मिली जुली हिंदी का प्रयोग किया जाए। कुछ बड़ा डिबेट चला इस पर, फिर हिंदी को बाद में स्वीकार किया गया। तो ऐसे में डिबेट होती रहती थी। ड्राफ्टिंग कमेटी का मतलब होता है एक प्रारूप संविधान कैसा होगा, किस तरीके से होगा, पूरा पैटर्न सेट करने का काम। एक प्रारूप बने होता मसौदा, एक खाका, एक पूरा का पूरा संविधान का एक सांचा बनाना, वो काम जो है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की समिति ने किया। और इसमें भी कई सारे सदस्य थे। ठीक है, इसके अलावा अभी मैं प्रारूप समिति के बारे में चर्चा कर रहा हूँ विस्तार से। ध्वज समिति भी इसमें काम कर रही थी, नेशनल फ्लैग कमेटी। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। राष्ट्रीय ध्वज का चयन करना कि भारत का जो तिरंगा झंडा बना है वो कौन सा होगा, किस तरीके से होगा, ये सब इस समिति के द्वारा किया गया। भाषा समिति बनाई गई, राजभाषा और लिपि पर विचार किया गया कि राजभाषा क्या होगी। तो भारत की राजभाषा क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज भारत की हिंदी है। क्या है बेटा, हिंदी है। और लिपि कौन सी है भारत की, भारत की राजलिपि कौन सी है, देवनागरी। देवनागरी जिसमें हम लोग यह लिख रहे हैं या लिखा हुआ है, देवनागरी है। देखिए ये लिपि जो है ये रोमन लिपि है, कमेटी लिखा है रोमन लिपि में लिखा है। और यही कमेटी को अगर हम ऐसे लिख दें, ठीक है, कमेटी, तो ये कौन सी लिपि है, ये हमारी लिपि है देवनागरी लिपि। ठीक है, देवनागरी लिपि जो है ये, और जो है भाषा, राजभाषा कौन सी है, हिंदी। और देवनागरी लिपि को स्वीकार किया गया, ये बात ध्यान रखेंगे। तो तमाम सारी चीजें इसमें शामिल की गई। इसके अलावा मौलिक अधिकार उप समिति बनाई गई। मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी जी। इन समितियों के माध्यम से संविधान निर्माण का हर पहलू व्यवस्थित ढंग से तय हुआ और इस तरीके से संविधान का निर्माण संपन्न हुआ। तमाम प्रकार की समितियों के अध्यक्ष को लेकर के प्रश्न परीक्षा में ऑब्जेक्टिव टाइप के पूछे जा सकते हैं, तो आप इन समितियों के अध्यक्ष का नाम याद रख लीजिएगा। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट समिति जो थी संविधान निर्माण में, उसका नाम है प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी। इसके अध्यक्ष थे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। और इन्हीं को इसीलिए संविधान का निर्माण, संविधान निर्माता कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने संविधान का पूरा चिट्ठा या पूरा खाका तैयार किया, मसौदा तैयार किया। सबसे महत्वपूर्ण समिति जिसने 26 नवंबर 1949 को पारित भारतीय संविधान का अंतिम मसौदा तैयार किया, ये किस तरीके संविधान होगा। अध्यक्ष थे इस समिति के डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। भारतीय संविधान के शिल्पी थे, यानी कि कह सकते हैं कि भारतीय संविधान को बनाने में और उसका स्ट्रक्चर तैयार करने में इन्हीं का योगदान था। मसौदा तैयार करने में उनकी अद्भुत विधिक समझ और दूरदृष्टि का योगदान रहा। ये बहुत ज्यादा विद्वान थे, इन्होंने कानून की बड़ी जबरदस्त पढ़ाई की थी। इनके समान उस समय कानून के बारे में कोई जानने वाला नहीं था, दुनिया के नहीं बल्कि विदेश के तमाम सारे संविधान को पढ़ने वाले ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने तमाम सारे संविधान को देखा था, बहुत सारे संविधान के बारे में अध्ययन किया था। बाबा साहेब को इसीलिए जो है इस समिति का कार्यभार सौंपा गया, क्योंकि वो बहुत ज्यादा विद्वान थे और विधि के बारे में बहुत ज्यादा चीजें जानते थे। ठीक है, इसमें और भी लोग शामिल थे इनकी सलाह के लिए, इनके सदस्य मतलब कि इस समिति के में और तो सारे लोग थे, बहुत सारे लोग शामिल थे, जैसे कि एन गोपाला स्वामी अयंगर, ये शामिल थे, बड़े अच्छे विद्वान थे। के एम मुंशी जी बड़े विद्वान आदमी थे। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, ठीक है, टी कृष्णाचारी, सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, बी एल मित्तर, बाद में बी के कृष्णा मेनन जो है इनके बाद में आते हैं, उनके स्थान मतलब चूंकि इनके स्थान पर आ जाते हैं, मित्तर के स्थान पर ये आ जाते हैं बी के कृष्णा मेनन। तो कुछ दक्षिण भारत के, कुछ उत्तर भारत के, सब सारे धर्म के लोग, सभी चीजों को मिला करके प्रारूप समिति बनी थी। इसमें कई सारे लोग शामिल थे और सभी लोगों के जो है कठिन परिश्रम के बाद में हमारा यह संविधान, दुनिया का सबसे प्रसिद्ध संविधान जो आज है, वो बन करके तैयार हुआ।
विभिन्न समितियों, इसका कार्य क्या रहा है इन समितियों का, विभिन्न समितियों और प्रांतीय संविधान के सुझावों को समाहित करके एक एकीकृत प्रारूप बनाना, सभी समितियों की चीजों को सुनना, जानना और उसके बाद में एक जो है उन सभी को शामिल करना, क्या शामिल करना, क्या नहीं शामिल करना, सबको डिसाइड करना, ये इसी समिति के हाथ में था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आपको बता दूं कि अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। 9161936062 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा। मात्र 100 रुपए फीस में आपके लिए पूरी व्यवस्था कर दी गई है। अपना नाम, ठीक है, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम और आपके सेमेस्टर में अपने सेमेस्टर का नाम लिख करके भेज दीजिएगा। 100 रुपए फीस में आपके लिए पूरी व्यवस्था, हर एक यूनिट का पीडीएफ नोट्स आपको मिलेगा। पीडीएफ नोट्स में आपको सब कुछ मिल जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा सारी चीजें जो बोर्ड पर चले, इन सभी का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। आपके पास एक इसके अंदर क्यूआर कोड भेजा जाएगा, उसी क्यूआर कोड पर आपको मात्र 100 रुपए फीस जमा कर देनी है। जब फीस आप जमा कर देंगे तो आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा, मॉडल पेपर का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का, रिवीजन क्लास का और सारे यूनिट का नोट्स मिलेगा आपको। यूनिट 1 से लेकर के यूनिट नंबर 8 तक के पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। मात्र 100 रुपए फीस में आपको कहीं से कोई किताब, कोई सीरीज नहीं लेनी पड़ेगी। ठीक है, इसमें आपको व्हाट्सएप ग्रुप से भी जोड़ा जाएगा जहां पर लाइव क्लास की लिंक आपको मिलेगी, प्लस में वीडियो लेक्चर्स भी आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, पीडीएफ नोट्स भी आपको मिलेगा, सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ नोट्स आपको मिलता रहेगा। मात्र 100 रुपए फीस में केवल एक सब्जेक्ट नहीं बल्कि सभी सब्जेक्ट का, सभी यूनिट का पीडीएफ नोट तैयार हो रहा है, सब कुछ आपको मिल जाएगा। सभी सब्जेक्ट का 2-3 मेजर सब्जेक्ट जो आपके हैं, एक जो माइनर सब्जेक्ट है, एक को करिकुलर सब्जेक्ट है, कोड न्यूट्रिशन, हाई साइंस, वो सभी का मिल जाएगा मात्र 100 रुपए फीस में। सभी बच्चों के लिए, सभी विश्वविद्यालयों के लिए महत्वपूर्ण सिलेबस है ये, ध्यान रखिएगा। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और बिहार के विश्वविद्यालयों में जो है पॉलिटिकल थियरी एंड कॉन्सेप्ट शामिल है, तो उसके लिए अलग से पूरी व्यवस्था करी जाएगी, तो ये बात ध्यान रखेंगे, उनके लिए परेशान ना हो। तो आप तुरंत व्हाट्सएप पर एसएमएस करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं मात्र 100 रुपए फीस में। ये 100 रुपए आपके लिए बहुत ज्यादा नहीं है, 100 रुपए फीस में आपको बहुत ज्यादा कंटेंट मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और यहाँ तक कि फूड न्यूट्रिशन हाइजीन जो आपका है उसका सारा का सारा कम से कम आपके 7 से 8% आपके फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन के मिलने वाले हैं आपको। तो आप सभी लोग तुरंत जुड़ जाए, देर बिल्कुल भी ना करें। चलिए आगे बढ़ते हैं और भी चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। सभी लोग देखने का प्रयास कीजिएगा। अगला आपका है, देखिए तो यही चीज है आपका जो कार्य था, इसका क्या कार्य था प्रारूप समिति का। प्रारूप समिति का अगला कार्य था कि लगभग 7635 धाराओं का मसौदा प्रारंभ में रखा गया, जिसे बहस के बाद में संविधान सभा में बहस होती रही और 395 जो अनुच्छेद में अंतिम रूप दिया गया, यानी कि 7635 अनुच्छेद जो है तैयार किए गए थे पहले सभी समितियों के द्वारा, ये भी शामिल कर दो, वो भी शामिल कर दो, लेकिन बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर और उनकी समिति के तमाम लोगों ने मिल करके कहा कि नहीं, इन सभी को काट करके, जिसमें इन सभी को इंक्लूड किया गया, एक ही अनुच्छेद में कई को धाम में शामिल कर लिया गया। तो इस तरीके से कुल मिलाकर के 395 अनुच्छेद में पूरे संविधान को बयां कर दिया गया। ठीक है, 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियों में पूरे संविधान को बांट दिया गया। बाद में 4 अनुसूचियां और शामिल करी गई, उस तरीके से चीजें क्लियर हुई। संविधान सभा में लगभग 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का कुल समय लगा। 11 सत्र पर मिलाकर के इसमें हुए, जिसमें इस मसौदे पर बहस चली और इस तरीके से संविधान का निर्माण संभव हो पाया। विशेष योगदान इस समिति का ये रहा कि मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकारों की बात की तो अनुच्छेद जो है 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 भाग 3 में शामिल है। डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक शामिल है, भाग 4। ठीक है, संघीय ढांचा, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, इन सभी की अद्भुत संतुलन जो है इस संविधान में किया गया। सामाजिक न्याय और समानता को सर्वोपरि रखने का प्रयास इस संविधान के द्वारा किया गया। भारत के संविधान का जो प्रियम्बल है, प्रस्तावना, उसी में लिखा गया कि जो है हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष बनाने के लिए, ठीक है, हम ये चीजें करते हैं। तो कहीं ना कहीं भारत में समानता और न्याय और इन सभी पर ज्यादा ध्यान दिया गया। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं बाबू, क्या कह सकते हैं कि संविधान सभा की रचना, उसकी विधिक समितियां भारतीय लोकतंत्र के लिए आधारशिला सिद्ध हुई। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति ने विश्व के सबसे विस्तृत और लचीले संविधान को जन्म दिया। लचीला संविधान का मतलब क्या है? भारत का संविधान विस्तृत माने सबसे बड़ा है, दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और सबसे लचीला संविधान भी, लचीला भी है और कठोर भी है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे नियम है जिन पर संविधान में संशोधन करने को लेकर के बड़ा आपको माथापच्ची करना पड़ेगा। जैसे जीएसटी में संशोधन को लेकर के बड़ा दिक्कत का सामना करना पड़ा था, 2/3 बहुमत हर एक जगह से पारित करना पड़ता है। ठीक है, राज्य की विधानसभाओं से, राज्यों से सहमति होनी चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे संविधान संशोधन है जो कि आप नॉर्मली कर सकते चुटकी बजाते हुए। ठीक है, लचीला इसलिए चूंकि इसमें संविधान में संशोधन बहुत ही आसान तरीके से हो जाता है। कठोर इसलिए चूंकि कुछ ऐसे चीजें हैं जिसमें संविधान में संशोधन करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो इस तरीके से संविधान निर्माताओं ने कठोर भी एक तरफ किया और एक तरफ लचीला भी इसको बना दिया है। मिला करके संविधान का ये प्रारूप आपके लिए जो है अच्छा होगा और संविधान का निर्माण कुछ इस तरीके से हुआ। इस प्रक्रिया ने न केवल भारत को
एक आधुनिक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में उभारा, बल्कि आप देखते हैं कि यहाँ पर बल्कि सामाजिक आर्थिक न्याय, स्वतंत्रता और समानता के उच्च आदर्शों को साकार किया। भारतीय संविधान में तमाम प्रकार की स्वतंत्रता, न्याय, बंधुत्व, इन सभी भाईचारे की बात करी गई है। इस तरीके से भारतीय संविधान का निर्माण संभव हो पाया और आप लोगों ने इस चैप्टर को पढ़ा। अब अगला चैप्टर हम लोग देखेंगे। अब इसका जो एमसीक्यूज होगा वो सब पीडीएफ में पड़ा हुआ है, तो वो सब आप जब पीडीएफ प्राप्त करेंगे तो आपको एमसीक्यूज मिल जाएगा। बाकी एमसीक्यूज के लिए जो है लाइव क्लास होगा यूट्यूब पर, जिसपे आप आंसर भी बताएंगे और आपका नाम भी बोला जाएगा, वो जल्द ही आपका आएगा, परेशान ना होइए उसके लिए, ठीक है। इकाई नंबर 2 का तीसरा चैप्टर होगा फिलोसॉफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का दर्शन। ये हम अगले चैप्टर के अंतर्गत देखेंगे, भारतीय संविधान का दर्शन क्या रहा है, इसके बारे में विस्तार से हम बताएंगे, आपको पूरा विस्तार से चर्चा करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बना रखेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।